हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक, और इसमें जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक देखो, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी अपने रोटेटिंग फ्रेम के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें अपने वेलोसिटी और उसकी पोजीशन दो चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है इसमें अपने एक तो एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं और एक क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स। और इस फोर्स को ही अपने क्या नाम देते हैं, ये वाला कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये अपनी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो थी, प्रीवियस टॉपिक था वो अपने यहाँ तक कर लिया था। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया था और आपके सामने है वेलोसिटी का फॉर्मूला कि वी डैश इज इक्वल टू आपके पास वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी लिखी हुई है और यहाँ पर क्या कुछ है, तो एक्सेलरेशन के लिए अपने को पता है कि वेलोसिटी का अपने क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर कि वेलोसिटी अपनी ये वाली जो वेलोसिटी थी वी डैश इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो इस जो वेलोसिटी को अपने लिखा था स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला आया था, अगर मैं यहाँ से वी वेक्टर की वैल्यू निकालूं, देखो वी वेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो वी वेक्टर अपना पहले वाला फॉर्मूला ये आया था, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर और प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। और यहाँ से अपने क्या किया था, इसकी वैल्यू निकाली थी वी डैश वेक्टर की, तो ये ओमेगा क्रॉस आर दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। समझ आई इतनी बात। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर इस वी वेक्टर को अपने लिखा था डी आर वेक्टर। क्या लिखा था, डी आर वेक्टर और अपॉन में डी टी। और इस डी वी डैश वेक्टर को अपने क्या लिखा था यहाँ पर, डी डैश आर वेक्टर, ठीक है। डी डैश आर वेक्टर और अपॉन में डी टी, और प्लस में यही आया था बिल्कुल ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। ये वाला आ गया था। तो अब मैंने आपको एक चीज पहले भी शायद बताई थी, लेकिन आज दोबारा से सुन लो कि अपने क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आर वेक्टर देखो, आप इधर भी आर वेक्टर आ रहा है, इधर भी आर वेक्टर, इधर भी आर वेक्टर। तो यहां से अगर अपने आर वेक्टर गायब करें तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास बच जाएगा डी डैश बाई डी टी और प्लस में ओमेगा और क्रॉस, ठीक है। ये बच जाएगा यहाँ पर। तो अब ये पूरी चीज यहाँ पर जो ब्रैकेट में मैंने बंद की है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, एक ऑपरेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर बोल देते हैं। यह एक ऑपरेटर है, हिंदी में इसको बोलेंगे संकारक, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर वो चीज होती है जिसको अगर अपने एक फिजिकल क्वांटिटी पर लगाएं, एक भौतिक राशि पर लगाएं, तो उससे अपने को दूसरी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अपने को मिल जाती है, ठीक है। उसको ऑपरेटर बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने इस चीज को, ये सारी जो ब्रैकेट में बंद है, इसको आर वेक्टर पर अप्लाई किया, आर वेक्टर पर अप्लाई किया तो अपनों को वेलोसिटी मिल गई। अब अपने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो वी नो दैट, आप इस ऑपरेटर को याद रखना भी, ये वाला क्या है, एक ऑपरेटर है, ये आगे भी काम आएगा। तो अपने जानते हैं वी नो दैट, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी होता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी बाई डी टी, और इस v की जगह पर, ये वाला जो v है इसकी जगह पर यहां पर डी आर बाई डी टी लिख दूं, डी आर बाई डी टी यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। डी वी वेक्टर, वेक्टर यहां पर लगा लेते हैं अपने डी वी वेक्टर, और यहां पर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। और ऊपर वाली जो इक्वेशंस हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब आप देखो कि यहां पर इक्वेशन 2 से जो वाली ये वाली जो इक्वेशन 2 है, यहां से डी टी, डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू तो आप इसकी जगह पर पुट कर दो। डी बाई डी टी की ये कंप्लीट वैल्यू है, ये वाली सारी किसकी है, डी बाई डी टी की। और जो डी आर बाई डी टी है, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर दो, ये पूरी डी आर बाई डी टी की वैल्यू है यहाँ पर। समझ आई इतनी बात। तो यहाँ पर अपने को दो वैल्यूज पुट करनी है।
तो देखो कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। इधर मैं डी वी बाई डी टी पड़ा रहने देता हूँ, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, इस डी बाई डी टी की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डी डैश बाई डी टी, डी डैश बाई डी टी, और प्लस में ओमेगा क्रॉस, खाली है यहाँ पर जगह, कोई ना कोई यहाँ पर क्वांटिटी आएगी, और बिल्कुल इसके साथ में ये वैसे ही मेरी फोटो के पीछे आ जाएगा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करता हूं, डी डैश आर वेक्टर और अपॉन में डी टी, और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसको ऊपर कर देता हूं अब मैं, अब आपको पता लग जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों जो ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, यहाँ तो यही आएगा, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इस डी डैश अपॉन डी टी का सबसे पहले इसके साथ होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी डैश अपॉन डी टी, और साथ में क्या आ जाएगा, डी डैश आर वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहां पर डी डैश बाय डी टी, और साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। सबसे पहले अपने डी डैश बाय डी टी का मल्टीप्लिकेशन किया है, अब उसके बाद ओमेगा का करते हैं, तो ओमेगा क्रॉस, क्रॉस के साथ ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट होगा उसमें अपने लगाएंगे ओमेगा क्रॉस डी डैश आर वेक्टर और अपॉन में डी टी, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा, इस ओमेगा क्रॉस को ओमेगा क्रॉस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। तो आपको क्या करना है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में इनकी जगह पोजीशन नहीं चेंज करनी होती, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अपने, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपको, देखो ए क्रॉस बी, तो ये बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, इसके बराबर नहीं होता है, इसके माइनस के इक्वल आ जाता है, ये वाला, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो इस कारण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट देखो अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज डी वी अपॉन डी टी, नेक्स्ट स्टेप में डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ये चीज देखो, इसकी वैल्यू देखो। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो ये क्या है, ये बन जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं पहले डी आर बाई डी टी है, फिर उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन है, तो इसको अपने लिखेंगे डी डैश स्क्वेयर आर वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी स्क्वेयर, डबल डिफरेंशिएशन, दो बार अवकलन। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। प्लस में, अब प्लस में देखो नेक्स्ट किसका आएगा, अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आएगा अब इसका, तो इसमें ये ए और ये बी है, तो ए इंटू बी वाला रूल लगेगा यहाँ पर, ए को छोड़ेंगे बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी को छोड़ेंगे ए का डिफरेंशिएशन, लेकिन इनका क्रम चेंज नहीं करना है आपको, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, डी डैश ओमेगा वेक्टर और अपॉन में डी टी, और क्रॉस में आर पड़ा रहेगा, ओमेगा का हो गया, और प्लस में क्या आ गया आपके पास, डी डैश, सॉरी ओमेगा सबसे पहले आएगा, पहले ओमेगा, फिर आर वेक्टर का होगा, डी डैश आर वेक्टर और अपॉन में डी टी, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब बारी किसकी है, अब बारी है इसकी, तो ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दे। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो प्लस में यहां पर आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस डी डैश आर और अपॉन में डी टी आ जाएगा। समझ आई बात, और प्लस में लास्ट वाला जो बचा पड़ा है, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज आप यहां पर ये देखो, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है ना, क्या है, दोनों टर्म सेम है, तो सेम होके क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दूसरी चीज कि आप यहां पर एक चीज मेंशन कर दो, हेयर, जो हेयर क्या होगा यहां पर, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, डी डैश ओमेगा वेक्टर और अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ओमेगा है, ओमेगा वेक्टर है, ये क्या है, यहां पर
कांस्टेंट है। मैं अपने ये माना था कि जो अपना फ्रेम है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस कारण अपने को ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया है आपके पास। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंशिएशन जब 0 हो गया और ये वाले दोनों ऐड हो गए, तो अब लास्ट रिजल्ट आपके पास आ रहा है बच्चों। और वो लास्ट रिजल्ट क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं, डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी डैश स्क्वेयर आर वेक्टर, और अपॉन में क्या आ गया, डी टी स्क्वेयर आ गया, और प्लस में क्या आ गया, देखो ये तो 0 ही हो गया, डी डैश ओमेगा डी टी क्रॉस आर, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, सॉरी इसको अपने करते हैं 2, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ओमेगा वेक्टर और क्रॉस में डी डैश आर वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे, थोड़ा सा आगे इसको लिखने का तरीका देख लो। तो ये अपने पास वैसे फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, इसको लिखते हैं अपने एक नई फॉर्म में। तो इधर वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको डी वी अपॉन डी टी है यहाँ पर, तो डी अपॉन डी टी अपने फर्स्ट फ्रेम के लिए लिया हुआ था, तो डी वी अपॉन डी टी इसको अपने लिखेंगे एक्सेलरेशन ए वेक्टर। ठीक है, और फिर इधर वाले को अब ये डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी है, मतलब पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन, और डी डैश अपने किसके लिए लिया था, एस डैश फ्रेम के लिए लिया था, तो इसको अपने लिखेंगे ए डैश वेक्टर। ठीक है, और प्लस में क्या आ गया 2, और यहां पर ब्रैकेट में देखो यहां आ गया ओमेगा वेक्टर तो आई गई, और साथ में डी डैश आर अपॉन डी टी, देखो डी आर अपॉन डी टी तो यहां पर है वी, और डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी यहां पर क्या है, वी डैश, तो अपने यहां पर लिखेंगे वी डैश, यानी एस डैश फ्रेम में उसकी वेलोसिटी, या आर फ्रेम में आप कह सकते हो। ठीक है, मैं एस डैश ले रहा हूं, आर फ्रेम, और यहां पर ये ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, लास्ट फाइनल वैल्यू किसकी, ए डैश वेक्टर की, तो ए डैश वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 ओमेगा क्रॉस वी, और ये उधर माइनस में चले जाएंगे, तो ये वैल्यू यहां पर आएगी ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर, और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल रिजल्ट, और इसको मैं यहां पर बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों अपने पास एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनके अपने नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। मैं एक बार यहाँ पर इक्वेशन दोबारा से लिख लूं, ठीक है, फिर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक बार इक्वेशन मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पर, देखो ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और माइनस में 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, और माइनस में क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टर्म अपने डिफाइन करनी है, परिभाषित करना है, तो ए डैश वेक्टर यहाँ पर क्या है, ठीक है, ए डैश वेक्टर है एक्सेलरेशन इन फ्रेम आर, या अपने ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोटेटिंग फ्रेम है, जो रोटेटिंग फ्रेम का फ्रेम में एक्सेलरेशन जो भी पार्टिकल है अपना उसका। ठीक है, ए डैश क्या है यहाँ पर, सॉरी ए वेक्टर यहाँ पर क्या है, अगर मैं ए वेक्टर की बात करता हूं तो ए वेक्टर जो यहाँ पर है वो है एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम, एस फ्रेम में एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जो यहाँ पर माइनस में 2 ओमेगा क्रॉस वी है, ये भी क्या है, एक एक्सेलरेशन है, ये भी क्या है, एक एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन को अपने क्या बोल देते हैं, कोरियोलिस एक्सेलरेशन,
कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस त्वरण। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो कोरियोलिस त्वरण लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये एक्सेलरेशन क्यों है, तो मैंने आपको एक चीज बताई है 11वीं क्लास में जब कंपटीशन वाली वीडियो करवा रहा था, ये आपको वैसे पता होगी कि जो सेम क्वांटिटीज है वो सेम क्वांटिटी में जुड़ती हैं, ऐड होती हैं। जैसे किलोग्राम को आप किलोग्राम ही ऐड कर सकते हो, मीटर में नहीं ऐड कर सकते या माइनस कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर ये वाला ए एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन है इसको कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और जो दूसरा है माइनस में ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, इसको अपने बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके नाम रखे हुए हैं, आपको ऐसे के ऐसे नाम याद रखने हैं। इसको बोलेंगे अपकेंद्रीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोला, सेंट्रीपिटल बोला, अपकेंद्रीय क्यों बोला, विकेंद्रीय क्यों नहीं बोला। तो वो अपने एक बार डिस्कस करेंगे जब फोर्स आएगा आगे नेक्स्ट टॉपिक। इससे एक बार आप याद रख लो कि ये चारों चीजें क्या है, समझ आई इतनी बात। तो ये यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक आता है इसमें, वो अपना टॉपिक आता है बल। ठीक है, बल या फिर फोर्स, और इस फोर्स को ही अपने क्या नाम देते हैं यहां पर, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस बल अपने इस फोर्स को नाम दे देते हैं। तो ये कोरियोलिस बल क्या होता है, तो अपने जो ऊपर इक्वेशन आई हुई है, पहले अपने दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ये थर्ड इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वैसे जो इक्वेशंस के नंबर हैं वो मैं सेट कर दूंगा बाद में, एक बार आपको समझाने के लिए अब आप देख लो। इक्वेशन थर्ड से अपने अगर बात करें मल्टीप्लाइंग बाय एम, मल्टीप्लाइंग बाय एम। ठीक है, एम से अपने इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, और माइनस में 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर, और माइनस में ओमेगा सॉरी यहां पर आ जाएगा m, और बड़े ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस, यहां पर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको अपने यहां पर लिखते हैं, देखो एम ए डैश को मैं लिखता हूं एफ डैश वेक्टर। ठीक है, और एम ए को लिखता हूं यहां पर एफ वेक्टर, और इसको -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश ही पड़ा रहने देता हूं। ठीक है, और माइनस में m, इसको भी वैसे का वैसे ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, फोर्स है। पहले दो फोर्स तो आपको पता है, इनके नाम क्या है, एफ डैश है फोर्स इन एस डैश फ्रेम, और यानी आर फ्रेम, और जो एफ है यहाँ पर वो फोर्स इन एस फ्रेम है। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर का आता है फोर्स, ये वाला जो फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स को अपने नाम दे देते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं कोरियोलिस बल, हिंदी में भी इसका यही नाम है, क्योंकि कोरियोलिस जो यहाँ पर है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। कोरियोलिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फोर्स की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, कोरियोलिस नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, और इसको जो नाम दिया हुआ है, इसको यहाँ पर नाम दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, आप जो देख रहे हो उसमें कई कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ऊपर तो आपने अपकेंद्रीय त्वरण लिखा था और अब आप लिख रहे हो अभिकेंद्रीय बल, तो ये क्या चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जो यहाँ पर फोर्स है जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी वैल्यू है अपने पास एफ सी, एफ कोरियोलिस फोर्स इसको बोल देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है -2m ओमेगा वेक्टर, और क्रॉस में v डैश वेक्टर होनी चाहिए होती है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स इसको बोल देते हैं। अब कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये एक क्या है, आभासी या छद्म बल है, स्यूडो फोर्स है, ठीक है। स्यूडो फोर्स है, और ये स्यूडो फोर्स आभासी बल अपने को किसके कारण लगता हुआ दिखता है, यहां पर ओमेगा के कारण। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उस रोटेशन के कारण अपने को उस पर मान लो कोई फ्रेम रोटेट कर रहा है तो उस फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट क्या है वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन सब पर ये वाला बल अपने को लगता हुआ दिखता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक चीज आपको पता लगी कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही लगता हुआ दिखता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, गतिमान वस्तुओं पर लगता हुआ दिखता है। क्योंकि देखो अगर वस्तु गतिमान नहीं है, गतिमान वस्तु अगर कोई भी, उस पर ये फ्रेम, उस पर ये बल क्या है लगता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो क्योंकि अगर मूविंग नहीं है तो ये v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है, रोटेटिंग फ्रेम ये वाला है, ठीक है। और इस रोटेटिंग फ्रेम में अपने पास क्या है कि यहाँ पर कोई वस्तु है और उसकी वेलोसिटी v डैश वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन खड़ा होगा इस s फ्रेम में, ये s फ्रेम है, ये r फ्रेम है, इस s फ्रेम में जो भी पर्सन यहाँ पर देख रहा होगा उसको इस पर, यानी ये क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसकी वेलोसिटी v वेक्टर के कारण इस पर एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी एस फ्रेम में, रुके हुए फ्रेम में, ठीक है। तो ये फोर्स को, अब बात आती है स्यूडो फोर्स क्यों बोल देते हैं, इसको आभासी बल क्यों कहते हैं, ठीक है। कि वैसे वस्तु पर ये वास्तव में नहीं लग रहा होता, लेकिन अपने को लगता हुआ प्रतीत होता है, लगता हुआ अपने को फील होता है, ये ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्ट पर ये वाला फोर्स लग रहा है। अब लगता हुआ दिखता कैसे है उसको अपने समझेंगे अर्थ के एग्जाम्पल से, पृथ्वी के एग्जाम्पल से, ठीक है। क्योंकि सबसे इसका बड़ी एग्जाम्पल अर्थ है, क्योंकि अर्थ देखो, अर्थ अपने जो एक्सिस है, ये वाला अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से ये क्या है, अर्थ ऐसे क्या करती है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये अर्थ जब रोटेट कर रही है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी भी अपने उसमें कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा होती है। तो अगर इस अर्थ पर कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई कार जा रही है, यहाँ पर अर्थ पर कार जा रही है और उसको अपने स्पेस से देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेस से, स्पेस क्या है यहाँ पर, स्पेस से अपने रुके हुए, मतलब कि ये स्टेशनरी फ्रेम है, एस फ्रेम है। अर्थ क्या है, अब आर फ्रेम होगी यहाँ पर, अर्थ क्या होगी यहाँ पर, आर फ्रेम की तरह वर्क करती है। तो इस कारण अपने क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो ये क्या है, आर फ्रेम है आपके पास। तो अब आर फ्रेम पर अपने को, जो आर फ्रेम में कोई भी चीज मूव कर रही है तो इस पर एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा, कोरियोलिस फोर्स। मतलब कि अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, ठीक है। उसी के कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं अपने, और अर्थ एक रोटेशन में 24 आवर्स का टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है एक रोटेशन करने में। तो इसके कारण क्या होता है, अर्थ पर हर एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, उस पर कोरियोलिस फोर्स लगता है, वो अपने समझेंगे सारा कुछ, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहां पर, मैं इसको रफ कर दूं, देखो जो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है ना बीच में, ये मेरा पीसी है, लो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इस कारण क्योंकि 4 GB रैम है, हैंग हो जाता है बीच में, ठीक है, जब इस पर लोड ज्यादा हो जाता है तो। अब दूसरा फोर्स देखते हैं अपने, जो एम ओमेगा स्क्वेयर माइनस में एम ओमेगा क्रॉस आर है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर है। इसको अपने क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कहोगे कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बोलेंगे, सबसे पहली बात ये भी एक क्या है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, मतलब कि छद्म या आभासी बल है, और ये
रोटेशन के कारण ही लगता है ये भी। कोरियोलिस फोर्स भी रोटेशन के कारण लगता है, ओमेगा आ रहा है इसमें। अगर ओमेगा ना हो, ओमेगा जीरो, तो ये फोर्स जीरो होगा, कोरियोलिस फोर्स भी जीरो होगा। मतलब अर्थ के क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी फ्रेम है, उसके रोटेशन के कारण ये वाला फोर्स लगता हुआ दिखता है, स्यूडो फोर्स है। अब यहां पर आप कहोगे कि सर इसको सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोला, और जो एक्सेलरेशन था उसको अपने सेंट्रीपिटल क्यों बोला। ठीक है, तो आप एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई जैसे कार है आपके पास, इस कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इस कार का एक्सेलरेशन अगर इस साइड है, तो इस पर जो स्यूडो फोर्स है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो बिल्कुल यही चीज यहां पर है कि ये क्या है, उस एक्सेलरेशन को अपने बोला सेंट्रीपिटल, क्योंकि वो टुवार्ड्स द सेंटर वर्क करता है रोटेशन के कारण ऑब्जेक्ट के। ठीक है, केंद्र की तरफ काम करता है वस्तु के घूर्णन के कारण या फ्रेम के घूर्णन के कारण। अब ये क्या है, ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल, ये बाह्य, सॉरी वो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, ये उल्टा बोल दिया मैंने। ए वेक्टर है वो बाहर की ओर वर्क करता है, तो ये क्या है, टुवार्ड्स द सेंटर ये वर्क करता है, फोर्स होता है ये जो, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है, और स्यूडो फोर्स स्यूडो एक्सेलरेशन के क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। मतलब ये एक्सेलरेशन था तो इसके बिल्कुल अपोजिट फोर्स ने वर्क किया। समझ आई बात। अब आप कहोगे कि सर उसको सेंट्रीपिटल ही क्यों बोला, इसको सेंट्रीफ्यूगल ही क्यों बोला, तो ये कोरियोलिस ने ही नाम रखे थे बच्चों इसके। उसमें अपने किंतु परंतु नहीं कर सकते कि इसको ऐसा ही क्यों बोला, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उसी प्रकार मिलती है। अब आप कहोगे कि डायरेक्शन कैसे मिलती है, तो वो अपने नेक्स्ट जो आपके 4 या 5 टॉपिक हैं आगे, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड ही, उसमें अपने कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे लगता है सब कुछ। समझ आई इतनी बात आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक आज समझ में आ गया होगा इतना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ पर कोरियोलिस फोर्स लगता कैसे है, और ये स्यूडो फोर्स क्यों है, आभासी बल क्यों है, वास्तव में क्यों नहीं लगता है, इसके कारण लगता है कोरियोलिस फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ड्यू टू रोटेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम। अब एक चीज इसमें और आपको बताना भूल गया मैं, देखो क्या चीज है कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स तो लगता था मूविंग ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ये ऑल ऑब्जेक्ट पर लगता है, ऑल ऑब्जेक्ट पर, सभी वस्तुओं पर काम करेगा। ये वाला बल तो क्या करेगा कि जो जो रोटेटिंग फ्रेम है उसमें मूव कर रही है जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट उसमें मूव कर रहा है उस पे लगेगा, लेकिन ये वाला सभी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, चाहे वो रुका हुआ है ऑब्जेक्ट और चाहे वो गति कर रहा है, मूव कर रहा है। आप कहोगे कि सर कैसे, क्योंकि इसमें पोजीशन वेक्टर आ रहा है, और पोजीशन वेक्टर हर एक ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन वेलोसिटी उसी ऑब्जेक्ट की होती है जो मूव कर रहा होगा। अगर रुका हुआ है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इसमें पोजीशन वेक्टर आ रहा है, तो इस कारण क्या है, ये सभी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा सेम तरीके। तो मुझे उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।